मॉर्निंग, जय हिंद। पुनः सिंपलेस्ट लर्न के प्लेटफॉर्म पे हम लोग फिर आज कुछ नए डिस्कशंस करेंगे। हमने आपसे पहले भी कहा है कि पूरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हमने देखा है कि कंप्लीट नोट्स कोई नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारे ट्यूटोरियल में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाता है। मतलब हुआ कि कंप्लीट पैकेज आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, बशर्ते कि आप ध्यान से पढ़ेंगे, हर टॉपिक के ऊपर जाएंगे, उसको कंप्यूटर पे लिखेंगे, तो आपको प्रोग्रामर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ की कोई भी आकर के पढ़ाई लिखाई कर सकता है। न सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर सकता है, बल्कि अगर उसको कोई डाउट हो तब वो व्हाट्सएप नंबर पर भी उसको भेज सकता है। समय मिलने पे उसको जवाब मिल जाता है। आज का जो टॉपिक है हमारा, इसमें है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं परसेंट सी विथ इंट। कल हम लोग देखे थे परसेंट डी विथ कैर, आपको याद होगा। इसके बाद स्कैनफ फंक्शन आज से हम लोग शुरू करेंगे कि कैसे हम यूजर से इनपुट लेंगे, एफ प्लस फंक्शन का क्या इस्तेमाल होता है, और मेनली जो सबसे बड़ा समस्या है, कल भी हम बोल रहे थे आपसे कि आज भी कैरेक्टर के लिए थोड़ा सा समस्या रह गया है कंपाइलर के अंदर, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कस आज हम लोग करने वाले हैं। अब आ जाइए परसेंट सी विथ इंट के लिए पहले हम लोग इस प्रोग्राम को ही देख लें। यहाँ लिखा हुआ इंट ए इक्वल टू 98, फिर लिखा हुआ प्रिंट एफ ए और परसेंट सी ए। निश्चित रूप से जब आप परसेंट सी लिखेंगे तब ये एक नेचुरल क्वेश्चन हमारे अंदर आ जाएगा कि जब इंट के लिए परसेंट डी है तो परसेंट सी लिखने पे क्या होगा। कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। जैसे आपने परसेंट सी लिखा, हमने पहले भी कहा है कि इंट और कैर के बीच में कॉम्पैटिबिलिटी है, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। तो जैसे आपने लिखा परसेंट सी ए, तब जो स्टोर्ड वैल्यू होगा उसके अगेंस्ट जो कैरेक्टर होगा यह उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन ठीक इसके नीचे हमने यहाँ जानबूझकर एक ऐसा वैल्यू लिया है जिसका आस्की वैल्यू होने का पॉसिबिलिटी कम है। जैसे आपने लिखा a इक्वल टू 300, a इक्वल टू 300, या जो a इक्वल टू 300 है, आपको मालूम है कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि 300 किसी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू होगा। तो यहाँ तो खैर 300 या प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे यह क्या वैल्यू प्रिंट करेगा यह कह पाना मुश्किल होगा। अभी जरा हम लोग इसके आउटपुट को भी जरा देख लें कि आखिर हमारा आउटपुट आया क्या था। तो पहला वाला तो खैर बिल्कुल सही आया था, 98 है। हम लोग लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि जो स्मॉल ए होता है उसका आस्की वैल्यू 97 होता है। इसीलिए 98 किसका हो जाएगा, स्मॉल पी का। 300 तो खैर प्रिंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसने गार्बेज वैल्यू को भी प्रिंट कर दिया। क्लियर है। इसका मतलब हुआ कि अगर उसको कोई प्रॉपर कैरेक्टर नहीं मिलेगा तब वह क्या प्रिंट करेगा यह कह पाना मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि हमने आपसे बार बार कहा है कि सी में और सी प्लस प्लस में गार्बेज इन गार्बेज आउट का कॉन्सेप्ट है। अगर हम चैलेंज करेंगे तो निश्चित रूप से आउटपुट क्या आएगा, इसको समझ पाना, इसका कुछ भी अंदाज लगा पाना, दोनों ही सही नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि अगर हम परसेंट सी यूज करते हैं इंट के साथ तो हमको उसका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर मिलता है। क्लियर है। अब आ जाइए नए एक टॉपिक पे जिसको हमने लिखा है फॉर्मेटेड इनपुट। अभी तक हम लोग जितना भी प्रोग्राम लिखे हैं, इससे पहले के भी ट्यूटोरियल्स में सभी जगह हम लोग अपना ही वैल्यू डाल रहे थे। मतलब जैसे इंट नम इक्वल टू 25। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, यूजर वैल्यू दे हमको और हम उस वैल्यू को कंसीडर करें और अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करें। उसके लिए एक बड़ा ही सिंपल फंक्शन दिया गया है जिसको हम लोग स्कैनफ फंक्शन बोलते हैं, जो कि यहाँ हमने कमेंट में डाल भी दिया है कि असल में यह जो प्रोग्राम है यह डेडिकेटेड है किसको, स्कैनफ को। आइए जरा सा देखते हैं। आपने कहा कि इंट num1 num2 फ्लोट num3 कैर ch। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जरा सा देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पे हमने लिखा प्रिंटफ में कि भाई एंटर 2 इंट एंड 1 फ्लोट। यूजर वैल्यू देगा इसको,
यूजर का रोल कब होता है? कंपाइलेशन में नहीं होता है। यूजर का रोल हमेशा एग्जीक्यूशन में होता है। तो जब आप यूजर से पूछेंगे वैल्यू, तो यूजर निश्चित रूप से 3 वैल्यू देगा। पहला वैल्यू चला जाएगा num1 में, दूसरा num2 में, फिर num3 में। यह अलग चीज़ है कि हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। लेकिन यहाँ भी एक तरफ कंट्रोल स्ट्रिंग है, और कंट्रोल स्ट्रिंग वही है जो हम लोग पहले पढ़ें, क्योंकि कंट्रोल स्ट्रिंग फिक्स होता है, चाहे हम प्रिंटफ में यूज करें चाहे स्कैनफ में। यह जो आप जो देख रहे हैं एम्परसेंड, आज के बाद इसको एम्परसेंड नहीं बोलना है, आज के बाद इसको बोलना है एड्रेस ऑपरेटर। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि पहला वैल्यू लेगा और एड्रेस ऑफ num1 में चला जाएगा। हम लोग इस बात को डिस्कस कर चुके हैं वेरिएबल में कि जैसे हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके अगेंस्ट हमको एक मेमोरी भी मिल जाता है। उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसको हम लोग एम्परसेंड बोलते हैं जनरल लाइफ में। असल में एड्रेस फिक्स है, और एड्रेस के ऊपर हम लोग काम करेंगे ही जब हम लोग पॉइंटर चैप्टर में आएंगे। इसके बाद आपने कहा एंटर 1 कैर, चलिए हमने डाल दिया ए। यह ए अब कहाँ चला जाएगा? एड्रेस ऑफ CH में। आपको याद ही होगा कि नहीं, यह जो %C होता है यह कंट्रोल स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर का, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसी को हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। बाद में हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करा लिया num1 num2 फिर num3 CS। देखते हैं कि इसमें हुआ क्या आखिर। आपने कहा एंटर 2 इंट एंड 1 फ्लोट, 67, 78, 65.75। यह जो 67 है यह कहाँ चला जाएगा? num1 में। उसके बाद 78 कहाँ चला जाएगा? num2 में। और 65.45 कहाँ चला जाएगा? num3 में। उसके बाद आपने कहा एंटर 1 कैरेक्टर, लेकिन इसने कैरेक्टर को एक्सेप्ट ही नहीं किया। यही तो इस प्रोग्राम का मेन चीज़ था समझने का। होता क्या है कैरेक्टर के केस में खासकर, कि चूंकि यहाँ पे आपने एंटर भी प्रेस किया और यह उसी एंटर को एक्सेप्ट कर लेता। यह प्रॉब्लम आज भी सी के करीब करीब हर कंपाइलर में है कि कोई भी कैरेक्टर जो अनयूज्ड होगा उसको कैरेक्टर अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है। इसीलिए जब हम इसको प्रिंट भी कराए बाद में, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर प्रिंट भी जब हम लोग इसको करा रहे हैं तो %C वाले में कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे एंटर लिए हुए कुछ शो करेगा भी नहीं, क्योंकि एंटर था, अनयूज था, उस पर काम किया। लेकिन सवाल यह है कि मान लीजिए कि अब हमको कैरेक्टर के लिए इनपुट लेना ही है, तो इसके लिए इन लोगों ने एक फंक्शन दे रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं f+stdin। f+ का बेसिक पर्पस क्या है? जब हम लोग फाइल मैनेजमेंट या उधर जब मेमोरी मैनेजमेंट में आएंगे तो फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए कि ऐसे समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जहाँ कि हम चाहते हैं कि अनवांटेड अगर कोई चीज़ कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है जिसके यूज होने की पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग f+stdin यूज कर सकते हैं। f+stdin करेगा क्या कि ना फ्लश कर देता है। अभी के समय में इतना ही आप समझिए कि ना यह जो भी मेमोरी रहेगा उसको यह फ्लश कर देगा। उसके बाद जो आप वैल्यू देंगे वह बिल्कुल एग्जैक्ट काम करेगा, ठीक है ना। जैसे ऊपर वाले प्रोग्राम के अंदर सबसे बड़ा समस्या क्या आ रहा था हमारा, कि फिर यहाँ पे हम लोग जब हम लोग वैल्यू जब मांग रहे थे इनसे यहाँ पे, तो फिर यह फिर वैल्यू के लिए रुका ही नहीं। असल में इसने क्या किया कि ना जो अनवांटेड जो आपका कैरेक्टर था उसी को इसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसी चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोगों ने f+stdin का यूज किया। ठीक नेक्स्ट इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं, सिवाय इसके कि ने एंटर 1 कैर के बाद हमने बड़े आराम से f+stdin यहाँ पे डाल दिया। इसलिए हम डाल दिए इसको, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है अगर उसके अंदर कुछ भी अनवांटेड अगर कैरेक्टर है तो वो साफ हो जाए, ताकि हमारा प्रोग्राम स्मूथली काम कर सके। अब आइए जरा सा देखिए आगे क्या हो रहा है। अब देखिए इस बार जब हम आउटपुट में आपने पूछा एंटर 1 कैर तो यस, जबकि अभी आपको याद होगा ठीक इससे पहले वाले प्रोग्राम के अंदर वह वहाँ रुका ही नहीं था, ना यूजर को मौका ही नहीं दिया गया कि आप उसके लिए कोई वैल्यू एक्सेप्ट आप कराइए। लेकिन यहाँ पे f+stdin के चलते चूँकि अनवांटेड कैरेक्टर साफ हो चुका है, फ्लश हो चुका है, हमको एक मौका मिला और s को यहाँ पे हमने
इनपुट करा लिया। अब आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट काम यह कर रहा है, ठीक है ना। अब आपने कहा कि स्कैनफ फंक्शन का जो यूज है वो क्या है साहब, तो एक्सेप्ट करता है वैल्यू को, लेकिन कब करेगा, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। बार बार हम बोल रहे हैं कि यूजर का जो रोल है यह एग्जीक्यूशन के समय ही शुरू होता है, कंपाइलेशन के समय नहीं। कंपाइलेशन के समय तो कंपाइलर का रोल होता है, वही मालिक होता है कंप्यूटर का। अब आपने कहा कि ना जनरल सिंटैक्स क्या है साहब, तो कंट्रोल स्ट्रिंग लिखना है, arg1 है, arg2 है, अप टू argn है, और यहाँ पे आप मिक्स डेटा पर भी आप काम आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है, जो कि हम लोग ऊपर किए भी हैं प्रोग्राम के अंदर। अब आइए जरा सा हम लोग देखते हैं इसको कि इसमें क्या क्या है। तो भाई कंट्रोल स्ट्रिंग तो वही रहेगा, स्ट्रिंग स्पेसिफायर है जो कंट्रोल स्ट्रिंग बोलिए, या जो arg1 arg2 है यह असल में एड्रेस आपको शो करेगा। हमने तुरंत कहा कि एम्परसेंड का मतलब यहाँ एड्रेस ऑपरेटर है। स्कैनफ करता क्या, वैल्यू को उठाता है और उठाने के बाद उसको उसके लोकेशन पर ले जाके स्टोर कर देता है। कंट्रोल स्ट्रिंग और आर्गूमेंट को हम लोग सेपरेट करेंगे किस चीज़ से साहब, तो कॉमा से, ठीक है। अब आइए जरा सा हम लोग देखते हैं कि ना आखिर कैरेक्टर के केस में और क्या समस्या हो सकता है। तो फिर आइए जरा हम लोग देखें इसको। स्कैनफ है, यहाँ पे हमने जानबूझकर 3 कैरेक्टर लिया है, ch1 ch2 ch3। हमने यूजर से पूछा साहब एंटर 3 कैरेक्टर, और हम लोग जरा इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या क्या आता है। हमने आपसे पहले भी कहा है कि ना प्रोग्रामर को हर उस समस्या के बारे में डिस्कस करना ही पड़ता है जिसकी पॉसिबिलिटी है, नहीं तो फिर प्रोग्राम लिखते समय समस्या हो सकता है। आपने कहा एंटर 3 कैरेक्टर, फिर 3 कैरेक्टर आप मांग रहे हैं, तीनों को आप प्रिंट भी कर रहे हैं। तीनों को हम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन 2 को यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग %d लिखे हैं, यह कोई नया चीज़ नहीं है आपके लिए। %d का मतलब होगा कि जो भी स्टोर्ड कैरेक्टर होगा उसके ASCII वैल्यू को प्रिंट कराने में हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। आ जाइए अब जरा इसके आउटपुट को जरा सा हम लोग देख लें एक बार। आपने कहा एंटर 3 कैरेक्टर, हमने कहा ABC। यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, A के बाद स्पेस है, फिर B है, फिर स्पेस है, फिर C है। यह करेगा क्या कि A को उठाएगा, A को उठाया और यह ch1 के अंदर उसको स्टोर कर दिया। इसके बाद जो स्पेस है उसको भी यह नहीं छोड़ेगा, स्पेस उठाएगा और उसको यह ch2 के अंदर स्टोर कर देगा। फिर से हम बोल रहे हैं, हमने यहाँ लिखा है ABC, हमने यहाँ लिखा है A, B और C। यहाँ पे हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, यह जो A है असल में सिस्टम इसको उठाएगा और इसको ch1 के अंदर डाल देगा, लेकिन यह जो स्पेस है दोनों के बीच में यह वैल्यू हो जाएगा ch2 का, और यह जो B है आपका B हो जाएगा ch3 का। मतलब कि यह जो स्पेस है यहाँ पे स्पेस, यह स्पेस हो गया ch2 का, और यह हो गया, थोड़ा सा और हम इसको साफ बना दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर यह जो स्पेस है यहाँ पे, ये जो स्पेस ही हो जाएगा ch2 का। इसका मतलब हुआ कि बाद का जो स्पेस और C है वो हमारा अनयूज्ड रह गया। जब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं तो बेसिकली यहाँ एक कन्फ्यूजन हो जाता है हम लोगों को कि है ना, यह जो प्रिंट किया A और B, जबकि यहाँ पे प्रिंट करना था 3 चीज़ उसको, ch1 ch2 ch3। ch1 तो प्रिंट कर दिया आपका A, ch2 लेकिन स्पेस प्रिंट करेगा, और ch3 प्रिंट क्या कर रहा है, B, ठीक है। अब कई एक बार क्या होता है कि यह डाउट हो जाता है कि सर ये तो समझ में आया ही नहीं, हो सकता है कि भाई सही नहीं हो, तो फिर उसके लिए हमने क्या किया है कि अलग अलग भी प्रिंट कराया। तो %C ch3 इसने प्रिंट किया B को, इसने क्या किया प्रिंट B को, इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा, इसके बाद हमने प्रिंट किया है ch2 को, प्रिंट क्या कर रहा है स्पेस। इसके बाद हमने प्रिंट किया है फिर से %d लगा के ch2 को, ताकि अगर स्पेस होगा वहाँ स्पेस का ASCII वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, और देखिए बिल्कुल प्रिंट हो रहा है। स्पेस का ASCII वैल्यू क्या होता है 32, और जो B होता है कैपिटल B, चूंकि कैपिटल A का ASCII वैल्यू क्या है 65 है, 65 है, तो निश्चित रूप से यहाँ जाएगा 66। और इस तरह से हम लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है
कि स्पेस को इसने CS2 के लिए एक्सेप्ट किया था और बी को इसने CS3 के लिए स्पेस के लिए एक्सेप्ट किया था। बाकी जो हमारा स्पेस और सी था उसको इसने यूज ही नहीं किया। यह एक बहुत बड़ा समस्या है। आज भी आप इसको किसी भी कंपाइलर पे करके देखेंगे तो जहाँ तक मेरा ख्याल है हर जगह आउटपुट यही आता है और समस्या ये रह जाता है। इसको खैर दूर करने के लिए बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे हमने इसलिए इसको आपको शो कर दिया ताकि आपके ध्यान में रहे कि इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। फिर से आपको हम बोल दे रहे हैं कि यह अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है, पूरे यूट्यूब पे आप चेक कर लीजिए, कहीं भी आपको कंप्लीट नोट्स नहीं मिलता है। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कंप्लीट नोट्स देने का ताकि बच्चे एक ही जगह पे उनका सारा का सारा काम हो जाए। अगर उनको यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन देना हो उसके लिए भी सहूलियत हो जाए। और जितना भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं हर प्रोग्राम एक सीरियलाइजेशन में, हर प्रोग्राम को आपको 1 by 1 करके चेक करना पड़ेगा। और अगर कन्फ्यूजन हो तो फिर से हम बोलेंगे कि आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप पे आकर के आप पूछ सकते हैं। हम लोगों का इरादा सिर्फ यही है कि मैक्सिमम बच्चों को हम लोग प्रोग्रामर बना सकें। थैंक यू वेरी मच। अब कल पुनः हम लोग मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स अ लॉट।